सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन आर्ट स्टडी पर। तो चलिए आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, यूज़ कहाँ होता है। देखिए, अभी तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा था। अब कूलम्स लॉ क्या था, तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा था कि अगर किसी एक पॉइंट पर कोई फोर्स वर्क कर रही है तो उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, वो था हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, जो ये फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि एक ही पॉइंट पर कई सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं। आप इस फिल्म देखिए, एक ही पॉइंट पर कई सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस जगह हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ता है जब एक पॉइंट पर कई सारी फोर्सेस वर्क करें। तो ये होता क्या है, इसमें बस इतना होता है कि जो टोटल फोर्स होती है उसके लिए हम जितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं उन सबका सम कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ माना कि F1 F2 F3 और टोटल n फोर्सेस वर्क कर रही थी, तो हमने क्या किया, n फोर्सेस को ऐड कर दिया एंड हमारा उस पर जो उस पॉइंट पर टोटल फोर्स था वो आ गया। यही था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये कोई बहुत हार्ड नहीं होता, एकदम ईजी सा होता है, बस आपको ऐड करना होता है फोर्सेस को। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलते हैं। सो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो देखिए जब कोई चार्ज होता है, जैसे ये क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास यही मतलब यही क्यू चार्ज अपने आसपास एक अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स रखता है। अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स होता है एक चार्ज के अराउंड, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो इससे ही हमें देखिए एफ क्या था, यानी फोर्स थी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ यहाँ पे रख दे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जो चार्ज है ये या तो Q1 होगा या तो Q2 होगा। ठीक है, तो हम कोई भी अगर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ Q1 लेट कर लिया, तो ये Q1 कट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है हमेशा, यहाँ पे हम अपॉन में टेस्ट चार्ज देते हैं, याद रखिएगा ये हमेशा टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं ले लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 को टेस्ट चार्ज लेट किया और इसीलिए यहाँ पे भी Q1 आ गया, टेस्ट चार्ज था वो, और आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ आ गया E = 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अब कन्फ्यूज नहीं होना, इस तरीके इस फॉर्मूले से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इस E की SI यूनिट क्या होती है, देखिए मैंने भी आपको क्या बताया कि E = F/Q। ठीक है, तो इसी से हम निकालते हैं, तो E की SI यूनिट आ जाएगी। F की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, और Q की यानी कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ E ये होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसकी डायमेंशन होती है mL/T⁻³ और A⁻⁻1, ये होती है इसकी डायमेंशन। ठीक है, और डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में रखी जाती है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। यानी एक सर्कल होगा जिसमें कुछ चार्ज होगा, मतलब एक लूप टाइप का होगा जिसमें हमारा कुछ चार्ज होगा। ठीक है, एक लूप में कुछ चार्ज होगा और उसकी वजह से एक पॉइंट पर कोई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी उसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें क्यू चार्ज है। ठीक है, इसमें हम मानते हैं क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज लूप में कितना हो गया, क्यू। ठीक है, अब देखिए हम पूरे लूप की वजह से तो इस पर निकालेंगे नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि हम एक DL लेंथ की वजह से निकाल लेते हैं। हम मानते हैं ये लेंथ है जो ये DL हम इसकी वजह से निकाल लेंगे और लास्ट में इंटीग्रल कर देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हमारा टोटल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया जिसमें क्यू चार्ज था। ठीक, और ये एक DL लेंथ थी जिसकी वजह से पी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। ठीक है, अब हम टोटल लेंथ मानते हैं लूप की, टोटल लेंथ ऑफ लूप। तो हमने लूप की टोटल लेंथ को लेट किया
2 पाई हो जाएगा। पेरीमीटर तो उसकी टोटल लेंथ होगी, तो पेरीमीटर होगा 2 पाई, क्योंकि हमने इसको ए लेट किया हुआ है, रेडियस इसकी ए लेट कर लिया है और इसको हमने एक्स लेट कर लिया है और इस डिस्टेंस को आर लेट कर दिया है। ठीक, आप इसे कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने ए लेट किया इसलिए 2 पाई ए आ गया। ठीक है, पेरीमीटर आ गया उसका, तो ये हो गया 2 पाई ए। तो 1 यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा? 1 यूनिट लेंथ चार्ज, तो 1 यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा? Q/2 पाई हो जाएगा। तो चार्ज इन लेंथ dl लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? dl इंटू Q/2 पाई हो जाएगा। हमने dl पे चार्ज क्यों निकाला? हमने dl पे चार्ज ही क्यों निकाला? हमने dl पे इसलिए चार्ज निकाला क्योंकि dl की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट भी फाइंड करनी है, इस वजह से हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसका चार्ज निकाल लिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू dl, इसीलिए हमने डी ई लिख रखा है क्योंकि डी एल की वजह से है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे चार्ज क्या है? डी एल इंटू Q/2 पाई ए, और यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है हमारी यहाँ पर लेंथ है ये r। ठीक है, और इसको हम a² + x² भी लिख सकते हैं, तो हम r को लिख देंगे a² + x²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी ई। अब हम जब इसी का इंटीग्रल कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल। तो चलिए इंटीग्रल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डी कर लें तो हमारा ई आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखिए, जब ये आगे जाएगा इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन जाएगा हमारा cos थीटा, क्योंकि बेस पर है, और ये जो है ये बन जाएगा sin थीटा, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा डी ई था। ठीक, ये हो जाएगा डी cos थीटा और ये हो जाएगा डी sin थीटा। तो हम यहाँ sin थीटा कंपोनेंट लेंगे या cos थीटा कंपोनेंट लेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो देखिए, हम यहाँ sin थीटा नहीं लेंगे क्योंकि sin थीटा यहाँ भी और यहाँ भी जाएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ cos थीटा का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे डी cos थीटा। हमने यहाँ डी cos थीटा ले लिया है, तो ई इज इक्वल्स टू, अब इंटेग्रल, इस पर आप फोकस मत कीजिए, इंटेग्रल नॉर्मल इंटेग्रल पे फोकस करते हैं। तो ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी एल, हमें डी एल इंटू क्यू को क्यू डी एल लिख सकते हैं ना, अपॉन 2 पाई ए² + x²। ठीक है, इंटू cos थीटा। तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इससे आप फाइंड कीजिए कि हम cos थीटा को और क्या लिख सकते हैं। तो x/r लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। तो हमने लिख दिया x/r को। अभी तक हम क्या लिख रहे थे? a² + x² r² था, तो a² + x² पावर 1/2 r हो जाएगा हमारा। ठीक, तो x/r को हमने cos थीटा को x/r लिखा और x/r को a² + x² की पावर 1/2 लिख दिया। ठीक, तो E इज इक्वल्स टू, अब देखिए कांस्टेंट आ जाता है बाहर इंटीग्रल से। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया। अब ये a² + x² की पावर 1 है और ये 1/2 है, तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा a² + x² की पावर 3/2। ठीक है, और ये 2 पाई ए, अंदर क्या रह जाएगा? डी एल, अंदर रह जाएगा डी एल। अब ये जो डी एल है, ये जो डी एल है ये क्या होगा? कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 2 पाई ए से, क्योंकि डी एल भी तो 2 पाई ए इक्वल होगा। डी एल इज इक्वल टू 2 पाई ए नहीं हो जाएगा? तो ये जो डी एल है ये 2 पाई ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बचेगा क्या? अब देख लीजिए इक्वेशन, यहाँ पर x भी बाहर आ जाएगा, तो QX अपॉन, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, यानी एक जब आपको लूप दिया होगा और जिसमें चार्ज होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। तो ये होता क्या है? ये होता है पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ होता है
वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए। आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, स्टार्ट्स या कह लें ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, एंड यहाँ पॉजिटिव मतलब चार्ज है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो स्टार्ट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव मतलब चार्ज, तो हमेशा प्लस से निकल के माइनस में ख़त्म होती हैं। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इस तरीके से प्लस से निकल रही हैं माइनस पे ख़त्म होंगी हमेशा। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रिक लाइंस पर क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है, इसलिए ये अच्छे से नोट कर लीजिए कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, एट अ कॉमन पॉइंट, किसी भी कॉमन पॉइंट पे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट पे आएंगी ही नहीं वो। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह जो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो ये कई क्वेश्चन हमारे लिए काम भी आता है। जैसे कई जगह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करेक्ट है या अनकरेक्ट है ये पूछा जाएगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो तब हमें पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मिलती हैं। मतलब इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, in a uniform electric field we get parallel electric lines of force. In a uniform electric field we get parallel electric lines of force, यानी जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमें पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स मिलेंगी, पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगी। मतलब इस तरीके से पैरेलल, जो प्लस से जा रही होंगी माइनस पे ख़त्म हो रही होंगी, इस तरीके से। ठीक है, जब भी ये यूनिफॉर्म, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो चौथी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कंडक्टर के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती कंडक्टर के अंदर से, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस फ्रॉम इनसाइड अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकलती हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मतलब एक कंडक्टर के अंदर हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हमेशा जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। तो इससे हमें क्या एक बात पता चलती है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिर्फ सरफेस पे रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिर्फ सरफेस पे ही रुका रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑन सरफेसेस, हमेशा ये सिर्फ सरफेसेस पे ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे प्रूवमेंट्स में आप देखेंगे भी ये चीज़। ठीक है, अच्छे से आप
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 5th नंबर। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हैं या दूर हैं तो उसका भी कुछ मतलब होता है। मतलब अगर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से और वहीं दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से है तो इसका भी एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पास पास में होती हैं मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं मतलब वीक फॉर डिस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डिस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर है तो वीक होगा। तो यहाँ पे दूर था, इसका मतलब यहाँ पे कैसी हो जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, और यहाँ पर पास थी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बात अच्छे से एकदम डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारी 6th नंबर प्रॉपर्टी है कि नो ब्रेक्स अकर्स इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कभी भी कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, मतलब वो टूटेंगे नहीं कभी। ये मतलब आपको ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हों, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया से ये सभी प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए, ये आगे बहुत काम आने वाली है। अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन आ जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से आएगी। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फोर्स की होती हैं ये एक दूसरे को जब रिपल्स करती हैं या फिर इनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है इनकी लेंथ के। मतलब अब समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं डायग्राम से एक समझाता हूँ। अब जैसे ये है, ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं एंड माइनस से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है तो वो क्या है, ये इस तरीके से है। तो क्या परपेंडिकुलर नहीं है, ये लेंथ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और जब परपेंडिकुलर हम चले जाएँ तो हमें उसके बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो यही था कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का तो वो होता है परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में से नोट करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।